One culture. A culture is a rich source of language, arts, fashion, music, ideas and food. तो कल्चर क्या होता है? अलग अलग चीज़ों का, जिस तरीके से लैंग्वेज है, आर्ट है, फैशन है, म्यूजिक है, आइडियाज़ और फूड का एक एमलगेमेशन होता है, वो सबका एक मिक्सचर होता है। अलग अलग कल्चर में अलग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगे, आर्ट देखने को मिलेगा, फैशन, म्यूजिक, आइडिया, ठीक है। इट इज़ एट द कोर ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड वाइल कल्चर्स हैव सिमिलैरिटीज ईच वन इज यूनिक। एक ग्रुप की एक आइडेंटिटी होती है कल्चर, और एक जिस तरीके से हर कल्चर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ एक जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से हर कल्चर अपने आप में ही यूनिक है, हर कल्चर अपने आप में ही एक अलग सा कल्चर होता है। ऑल कल्चर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू द न्यू इन्फ्लुएंसेस। हर कल्चर धीरे धीरे बदल भी रहा है और अपने अंदर बदलाव को ले भी रहा है, ठीक है। टुडे द पेस एट विच कल्चर्स आर चेंजिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज जिस रफ्तार से हमारे कल्चर्स बदल रहे हैं वो कुछ फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। उनमें से एक फैक्टर है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन क्या होता है? एक होता है माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। माइग्रेशन मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह जाने को माइग्रेशन कहते हैं, और दूसरी जगह से किसी नई जगह आकर सेटल होने को इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एज इमिग्रेंट्स एंटर अ कंट्री, कोई दूसरे देश से हमारे देश में अगर कोई आ रहा है तो वो अपने साथ न्यू कल्चर लेकर आएगा। दे ब्रिंग न्यू कल्चर्स, अपने साथ अपने देश का कल्चर लेकर आएगा जो कि हमारे देश के एग्जिस्टिंग कल्चर के साथ इंटरैक्ट करेगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एज इमिग्रेंट्स एंटर अ कंट्री दे ब्रिंग न्यू कल्चर्स विच देन इंटरैक्ट विद द एग्जिस्टिंग कल्चर्स। ये तो पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर है, अ सेकंड फैक्टर इज ग्लोबलाइजेशन। एज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी बिल्ड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस अमंग कंट्रीज, sociologists are debating the effect this globalization will have on individual cultures। अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मतलब हर जगह चीज़ों का लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यहाँ की चीज़ उस जगह भी जा रही है, दूसरे जगह की चीज़ यहाँ आ रही है। तो जैसे ये हमारे रिलेशनशिप्स और ये कनेक्शंस अमंग द कंट्रीज बढ़ रहे हैं, वैसे सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा इंडिविजुअल कल्चर पर इफेक्ट आएगा। अब क्या इफेक्ट आएगा, लेट्स सी। Globalization can be defined as a system of very complex connections among countries। बहुत complex connections होते हैं countries के दरमियान। It happens at both economic and cultural level। एक तो पैसों का तबादला होता है, उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और एक कल्चर भी एक्सचेंज होता है। Vast multinational corporations develop intricate relationships with different countries across the globe। अब बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ, पूरे ग्लोब में, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ वो मल्टीनेशनल कंपनीज एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। एज दीज ह्यूज कॉरपोरेशन स्प्रेड throughout the world, some sociologists believe that a process known as cultural leveling will occur because the companies डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एवरीवेयर। अब जिस तरीके से कॉरपोरेशंस, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हर जगह दुनिया के हर कंट्री में अपनी बात करते हैं, दुनिया की हर कंट्री में अपनी चीज़ों को लेकर जाते हैं, वहाँ बेचते हैं। तो लोगों का कहना है, सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि एक कल्चर लेवलिंग एक वर्ड है, वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। अब कल्चर लेवलिंग क्या है? ये है कि कल्चर जो एक ज़माने कल्चर्स दैट वर वंस डिस्टिंक्ट हैव विल बिकम इंक्रीजिंगली सिमिलर। कल्चर जो अलग हुआ करते थे, एक कल्चर दूसरे कल्चर से जो अलग हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे से सिमिलर होता जा रहा है, एक दूसरे से मिलता जुलता जा रहा है। Every shopping mall in every country will have the same stores of the same brands. The same advertisements will be played on every televisions and the same eateries will be available on every corner. The result, these experts argue, will be a bland global culture in which the rich variety of cultures will be diminished as standardization टेक्स ओवर। अब ये जो हमारे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मीन्स द सोशियोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि हर शॉपिंग मॉल में, हर कंट्री में, हर शॉपिंग मॉल में एक ही तरह की चीज़ देखने को मिलेगी, एक ही तरह का एड देखने को मिलेगा, और तकरीबन हर जगह हर कॉर्नर में एक ही तरीके
की खाने की चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से जैसे ये स्टैंडर्डाइजेशन होगा, वैसे धीरे-धीरे हमारा जो अपना कल्चर है वो धीरे-धीरे डिमिनिश होता जाएगा। Other sociologists dismiss the idea that individual cultures are so easily threatened by globalization. अब दूसरे sociologist का कहना है कि नहीं, इतनी आसानी से हमारा जो culture है वो जल्दी से diminish नहीं होगा standardization की वजह से. For one thing, nations are proud of their unique culture, as such take steps to prevent the erosion of their culture by another. हर नेशन अपने अपने कल्चर को लेकर थोड़ा नहीं बहुत प्राउड फील करता है, तो वैसे वो लोग स्टेप्स भी लेते हैं ताकि हमारा कल्चर इरोड ना हो, हमारा कल्चर खत्म ना होता जाए. Soon after Starbucks opened in the 587-year-old forbidden city of Beijing, the Chinese began to complain about this North American icon. This North American icon मतलब Starbucks. Starbucks एक North American company hai. The complaints were not about the quality of coffee. Instead, people argued that it was inappropriate for Starbucks to be in such an important historical and cultural site. In the end, the Chinese government decided that Starbucks should not be in such close proximity of to a historical site, and they closed the store. Starbucks remains in China but in less culturally important locations. अब इन्होंने कहा कि सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि नहीं, इतनी आसानी से हमारा जो कल्चर है वो इरोड नहीं होगा. इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि स्टारबक्स को खोला गया था 587 ईयर ओल्ड फॉरबिडन सिटी. अब फॉरबिडन सिटी, वो फॉरबिडन सिटी इसलिए है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लीजिए. ये है, उसे फॉरबिडन सिटी इसलिए बोला जाता था क्योंकि बहुत पहले हिस्ट्री में वो सिटी में हर कोई नहीं जा सकता था. इट वॉज फॉरबिडन फॉर द पब्लिक. वो बड़े राजाओं की फैमिलीज जाती थी, वहाँ रहते थे राजा और उनकी फैमिली, तो इसीलिए उस जगह को फॉरबिडन का नाम दिया गया था. ठीक है, और वो 567 ईयर्स तक फॉरबिडन रहा है, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया था फॉरबिडन सिटी. इट वाज नॉट एक्चुअली फॉरबिडन. और इसमें ये बोला जा रहा है कि स्टारबक्स क्यों बंद हुआ. स्टारबक्स आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें जो एक्चुअल आपको वो जानना है ये यही है कि जिस तरीके से हमारा अपना कल्चर इतनी आसानी से इरोड नहीं होगा, जिस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने कल्चर को इरोड होने से बचाया है, उसी तरीके से हमारा जो कल्चर है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आसानी से इरोड नहीं होगा, सोशोलॉजिस्ट का कहना है. ठीक है, और फिर स्टारबक्स को उस जगह से हटा दिया गया. किस जगह से? इस जगह से, फॉरबिडन सिटी ऑफ बीजिंग से हटा दिया गया, और फिर उस जगह स्टारबक्स को किसी दूसरी जगह पर दोबारा खोला गया. और वो कौन सी जगह थी? वो ऐसी जगह थी जो उतनी इम्पोर्टेंस उतनी ज़रूरी नहीं थी, मतलब ज़रूरी थी बट कल्चरली इस जगह की ज़्यादा अहमियत थी एज़ कम्पेयर टू जिस जगह उसको खोला गया था, स्टारबक्स को खोला गया था. ठीक है, लोगों का क्या कंप्लेन था? लोगों का कहना ये नहीं था कि कॉफ़ी की क्वालिटी ख़राब है या कुछ भी. उनका कहना था कि ये जो जगह हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, ये जगह, ये हमारे कल्चर की वजह से है. इस कल्चरली इम्पॉर्टेंट जगह को हम इकोनॉमी के हिसाब से हम इसको नहीं खोलना चाहेंगे. हम इसे पैसों से नहीं, हम इसे कल्चर के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो इसीलिए उस जगह को बंद कर दिया गया. विदिन 7 ईयर्स, 7 साल वो बीजिंग में रहा और 7 साल के बाद उसे बंद कर दिया गया था. ठीक है, globalization not only influences culture by exporting products such as Starbucks, but also by having a profound effect on individuals working for these multinational companies. Employees working for outsourcing services in India provide a clear picture of this effect. अब इसमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बात हुई है, अब इसके आगे में हम इसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं. ठीक है, आउटसोर्सिंग refers to the practice of sending some of the work of a company in one country to be done in another country. आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो मेरे देश का काम है, ठीक है, मेरे देश का जो कुछ काम है वो उस काम के कुछ हिस्से को मैं किसी दूसरे देश के लोगों से करवाऊंगी. दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. Outsourcing refers to the practice of sending some of the work of a company in another country to be done
some of the work of a company in one country to be done in another country. India provides 44 percentage 44 of outsourcing worldwide. पूरे दुनिया का जो 44% आउटसोर्सिंग होता है वो इंडिया अकेले करता है. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा आउटसोर्सिंग हमारा अपना देश कर रहा है as one individual country. ठीक है, largely due to its highly educated English speaking workforce which is willing to work long hours for less money than workers in developed countries. अब ये 44% इतना ज़्यादा ये क्यों हो रहा है? इसके दो तीन रीज़न है. पहला रीज़न तो ये है कि हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं, उनको इंग्लिश बोलनी आती है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए काम करने को तैयार है कम पैसों के लिए, और जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा काम अगर आप उन्हें देंगे तो वो लोग मना कर देंगे, लेकिन इंडिया के लोग कर लेते हैं बिकॉज उनको ज़रूरत होती है. टेक्नोलॉजी कंपनीज technology companies and financial institutions have set up numerous call centers throughout India. When American customers call their bank with question, it is not usual for them to to someone in Mumbai or Hyderabad. These companies want employees to appear American to their customers. अब अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी अपने काम को आउटसोर्स करने के लिए इंडिया के लोगों को दी है. अब इंडिया में जब अमेरिकन कस्टमर कॉल करता है तो वो क्या इस तरीके से बात नहीं कर सकता कि वो हैदराबाद का है या फिर मुंबई का है. उस जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय जो है उसे अमेरिकन दिखना पड़ता है अपने कस्टमर को. So they provide their employees with extensive training in American culture. अब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अमेरिकन कल्चर को अडाप्ट कैसे करें, उनकी बात से, उनकी बोली से कस्टमर को नहीं लगे कि कोई और है, ये उन्हें लगे कि हाँ अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिकन एम्प्लॉय ही है. इन इफेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट वर्क द एम्प्लॉयज हैव अडेप्ट टू दिस कल्चर. ठीक है कि वो इंडियन है लेकिन फिर भी वो अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं. It is often argued that globalization and specifically outsourcing has brought significant advantages to India. Its economy is strong and new Indian middle class is emerging. अब ये भी बोला जाता है कि इस वजह से जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, स्पेसिफिकली जो आउटसोर्सिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एडवांटेजेस भी इंडिया को मिल रहे हैं. पहला एडवांटेज ये है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, होती जा रही है, और सेकंड जो हमारे इंडियन मिडिल क्लास लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. However, recent evidence is beginning to show that this progress is coming at a price. अब ये जो recent evidences आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि हम लोग जो इतने आगे बढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई भुगतान हो रहा है. अब वो क्या है? Before globalization, cultural changes happen slowly and incrementally. In contrast, the process of Americanization of employees in Indian call centers is extremely rapid. As Indian workers take on Western names, wear Western clothes, and even recognize their work day around a Western time zone, they can become alienated from their own culture. अब जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा था तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी नहीं. लेकिन अभी जो ऐसा हो रहा है, स्पेशली जो अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, उसमें हमारे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन कॉल सेंटर्स पे जो लोग एम्प्लॉय बने हुए हैं, उनका क्या है, वो वेस्टर्न नेम्स ले रहे हैं, वो उस एक्सेंट में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, और इनफैक्ट वो जो काम भी कर रहे हैं वो इंडियन टाइम जोन के हिसाब से नहीं, वो वेस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से कर रहे हैं, जिस वजह से वो धीरे धीरे एलियनेट होते जा रहे हैं. एलियनेट मतलब अलग होते जा रहे हैं, किस चीज़ से? अपने ही कल्चर से एलियनेट होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं. This results in what sociologists call a hybrid culture. Indian by day and American by night. दिन भर वो इंडियन रहते हैं और रात में वो अमेरिकन बन जाते हैं. The high number of employees complaining of depression or quitting their jobs in these call centers reflect the stress of this hybrid life. अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि अब वो इस जॉब से तंग आ चुके हैं. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से ये जो हाइब्रिड लाइफ है, हाइब्रिड कल्चर है, वो उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट
करता जा रहा है। The media, with the United States as the dominant producer and exporter, has also had a profound effect on culture. In other countries, music, television, and movie communicate North American attitudes on sex, religion, gender, and politics. Because of this, the United States is sometimes accused of cultural bullying or pushing other cultures to accept American values. Taken. The accusation seems unreasonable, however, since the demand for American movies and televisions has grown significantly in the last decade, resulting in huge profits for the American film industry. In 2003, the domestic viewing brought in 9 billion, according to the Motion Picture Association of America, while foreign revenue was 10.9 billion by 2007. Domestic by 2007, domestic revenue was almost unchanged, 9.6 million, but overseas revenue had increased to 17 billion. Demand for American television programs has seen a similar increase. 10 years ago, most American programs, तो बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं हर चीज अमेरिकनाइज होती जा रही है। इसमें एक डेटा दिया गया है कि 2003 में जो एक डेटा प्रोड्यूस किया गया था मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के थ्रू, जिसमें ये बताया गया कि 9 मिलियन इकोनॉमी वाज जनरेटेड, उतना अमाउंट आया था उनके अपने ही अमेरिका के लोगों की के देखने की वजह से उन्हें 9 मिलियन इकोनॉमी का मुनाफा हुआ था, लेकिन जो फॉरेन रेवेन्यू हो रहा था वो 10.9 मिलियन हुआ था, मतलब तकरीबन उससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन 2007 जब 4 साल के बाद इस वैल्यू को देखा गया, तब ये जो ओरिजिनल अमाउंट था वो तो चेंज नहीं हुआ, तकरीबन ना के बराबर चेंज हुआ, 9 मिलियन से 9.6 मिलियन हुआ, लेकिन ओवरसी रेवेन्यू जो फॉरेन रेवेन्यू होता था वो 17 मिलियन हो गया, मतलब देखा जाए तो 6.1 मिलियन इंक्रीज हुआ है। तो यही बोला जा रहा है कि ये धीरे धीरे अमेरिकनाइज होता जा रहा है। डिमांड फॉर अमेरिकन टेलीविजन प्रोग्राम हैज सीन अ सिमिलर इंक्रीज। अब धीरे धीरे अमेरिकन टीवी के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें भी देखा जा रहा है कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ये पैसे बढ़ कैसे रहे हैं? क्योंकि लोग उस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को वो कंज्यूम कर कर उस जैसा ही बनते जा रहे हैं लोग, राइट। 10 years ago, most American programming shown overseas was relegated to late night viewing. रेलीगेट का मतलब होता है कि उसको धीरे धीरे नीचे कर देना। तो पहले ऐसा होता था कि जो अमेरिकन प्रोग्रामिंग शो होते थे उसे रात में लाया जाता था, लेकिन आज अमेरिकन शो बहुत सारे कंट्रीज में किस टाइम दिया जाता है? बिल्कुल प्राइम टाइम में, उस टाइम में दिया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स टीवी के सामने बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द डिमांड। ऑफ कोर्स डिमांड ज़्यादा हो रहा है, लोग उस चीज़ को देख रहे हैं और ये इस चीज़ को लोग एहसास नहीं कर पा रहे कि जितना ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे धीरे धीरे वो उस तरीके से बनते जाएंगे। खैर, this popularity of American media therefore indicates the flawed argument around this topic. The global public clearly wants access to American media. अब यहाँ जो बात हुई थी कि धीरे धीरे अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, इस चीज़ को रद्द कर दिया गया है इस डेटा के थ्रू के ये डेटा अपने आप तो नहीं हो रहा है, लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, लोग इस चीज़ को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये इकोनॉमी बढ़ रही है और इस वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो रात के शोज होते थे उसे प्राइम टाइम में चेंज कर दिया गया वगैरह वगैरह। In spite of the global demand for Western media, government of some countries have attempted to limit expansion. अब ग्लोबल डिमांड बढ़ता जा रहा है कि हमें वेस्टर्न मीडिया देखना है, हमें अमेरिकन मीडिया देखना है, लेकिन जो गवर्नमेंट है कुछ कुछ कंट्रीज़ के वो क्या कर रहे हैं कि इस जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो अमेरिकनाइजेशन बढ़ रहा है, उस चीज़ पे एक लिमिट लगा दिया गया है। बाय होम? बाय द गवर्नमेंट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस हैज tried to protect the French media against Hollywood's influence by restricting the number of American television shows and movies. इसमें एक एग्जाम्पल है कि फ्रांस अपने फ्रेंच मीडिया को बचाना चाहता था अगेंस्ट हॉलीवुड। हॉलीवुड मतलब अमेरिकन मूवीज, जैसे इंडियन मूवीज को बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी मूवीज को बॉलीवुड कहते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश मूवीज को हॉलीवुड कहते हैं। तो फ्रांस ने कहा था कि हम अपने फ्रेंच मीडिया को बचा कर रखेंगे हॉलीवुड से, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि मेरे टीवी में कितने नंबर ऑफ अमेरिकन शोज आएंगे। ठीक है। In 2005, for example, a French movie was not allowed to enter a prestigious French competition because it was judged as too American despite being filmed in France and French actors and producers. अब इसमें एक ये एग्जांपल दिया गया है कि 2005 में एक फ्रेंच मूवी बनाई गई थी जिसमें फ्रेंच एक्टर्स थे, फ्रेंच प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक प्रेस्टिजियस फ्रेंच मूवी कंपटीशन में अलाउड नहीं किया गया था क्योंकि लोगों का कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन हो चुका है, तो इसीलिए उस चीज़ को हटा दिया गया था क्योंकि लोग, वहाँ के जो लोग थे, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। The French organizers of the competition objected to the fact that the company was partly owned by Warner Brothers, a Hollywood company from California. However, the fact that American television shows such as CSI are more popular in France than the United States show that French may support French filmmaking, but they still want the freedom to choose American shows. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें से एक और रिपोर्ट है CSI के थ्रू कि फ्रेंच लोग भले ही इस चीज़ को सपोर्ट करें कि हम फ्रेंच फिल्म मेकिंग को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी ही होम फिल्म मेकिंग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टिल हम अमेरिकन शोज देखेंगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक शो है जिसका नाम है CSI, वो यूनाइटेड स्टेट का है। हालांकि वो यूनाइटेड स्टेट का है, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा पॉपुलर फ्रांस में है। क्यों? क्योंकि फ्रांस के लोग उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ को देखना चाहते हैं। Okay, most countries welcome the influx of Western media. What is influx? मतलब large people or large number of people or things arriving. बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न मीडिया को बुलाना चाहते हैं, वेस्टर्न मीडिया को देखना चाहते हैं, उस चीज़ को एंटरटेन करना चाहते हैं। यंग पीपल कैन लिसन टू लेडी गागा इन बल्गेरिया, सर्फ वेस्टर्न इंटरनेट साइट्स इन वियतनाम, watch television program Friends in China and download the latest Hollywood movies in Afghanistan. ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग देश के लोग, लेडी गागा ये भी इंडियन है, सॉरी ये भी अमेरिकन है। वियतनाम में बैठा कोई शख्स कुछ वेस्टर्न साइट्स देख रहा है, और चाइना में बैठा हुआ कोई इंसान फ्रेंड्स जो सीरीज है उसे देख रहा है, और अफगानिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स हॉलीवुड मूवीज डाउनलोड कर रहा है। सो इट इज़ टेलिंग कि जितना भी हम उस चीज़ को लिमिट कर दें, अगर लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो लोग उस चीज़ पे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस चीज़ को डाउनलोड करेंगे, उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे। Inevitably, the media communicates ideas and values of the culture of origin. This does not mean, however, that these values replace those of another culture. मतलब ये जो values है ये अपने ये दूसरे कल्चर की values को कभी replace नहीं कर रहा। ठीक है। Rap music, for example, originated as an expression of African American street culture, growing quickly in popularity. It spread throughout United States and globally. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो रैप म्यूजिक है, रैप म्यूजिक कल्चर शुरुआत में बेसिकली वो शुरू कहाँ हुआ था? वो कल्चर स्टार्ट हुआ था अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रीट में। ठीक है, एज अ स्ट्रीट कल्चर वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसको पॉपुलैरिटी मिली, लोग उसको पसंद किए, और यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो आया तो यूनाइटेड स्टेट्स के ज़रिए लोग उसको पसंद करने लगे, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ ग्लोबली फैलती गई। 2006 इन 2006 रैप came to Afghanistan in the form of a local artist, DJ Besho. अब एक डीजे बेशो एक शख्स है, उसके बारे में बात की जा रही है कि 2006 में रैप कल्चर इस शख्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचा। ठीक है, while using the same distinctive
rap beats. He rap in Dari, a local language, and he avoids the profanity that is characteristic of Western rap. His song speaks of his love for Afghanistan. अब इसमें ये बताया जा रहा है बेसिकली, अच्छा लेट्स कंप्लीट दिस. लाइक काउंटलेस आर्टिस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, डीजे बेशो हैज टेकन म्यूजिक फ्रॉम वन कल्चर एंड इम्प्रिंटेड इट विथ हिज ओन. इसमें ये बताया जा रहा है कि असल में जिस तरीके से रैप को स्टार्ट किया गया था उस तरीके को लोग मतलब उस तरीके को अडाप्ट किया, लेकिन उसमें अपना भी एक टच देते गए. जिस तरीके से 2006 में डीजे बेशो इस चीज़ को अडेप्ट किया और उसके बाद उसने इसे अपने लोकल लैंग्वेज दारी में गाना शुरू किया, और फिर कुछ कुछ चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वेस्टर्न रैप की उस चीज़ को अवॉइड करता गया, लेकिन वो अपने रैप में क्या करता था कि उसे अपने देश अफ़गानिस्तान से कितनी मोहब्बत थी उस तरीके से वो बात करता था. और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग आर्टिस्ट हैं जो डीजे बेशो की तरह इस म्यूज़िक को लिए हैं अपने कल्चर में, और इस तरीके से लिए है कि वो म्यूज़िक का असल टेस्ट भी रहे और अपने कल्चर को उस चीज़ में वो ऐड भी कर सके. कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक. कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर वक्त एक जैसी थमी रहेगी. इट इज़ लिविंग एंड डायनामिक. वो जीती जागती चीज़ है और वो थोड़ी बहुत आगे पीछे भी होती रहती है. ये ऐसी चीज़ है. Indeed, the ability to change and adapt one's culture is an intrinsic part of human survival. ठीक है. So the influence of one culture upon another has been part of the story of humankind. Uh, what is new today is that globalization has increased the speed by which the process happens. हाँ, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कल्चर ऐसी चीज़ नहीं है कि हमेशा हमेशा स्टैटिक रहे. वो लिविंग है, वो डायनामिक है, वो थोड़ी बहुत बदलती रहती है. और कल इंसान की ये एक कला होती है कि बदलते हुए कल्चर के साथ खुद को भी वो बदल ले. लेकिन इसमें ये भी बात है कि आज जिस रेट से ये जो कल्चर का चेंज हो रहा है, जितनी जल्दी हो रहा है पहले इतनी जल्दी नहीं होता था, अभी हो रहा है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. However, the fear that internationalization will lead to the elimination of distinct culture and the creation of one bland culture seems unfounded. ठीक है. अब इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे कल्चर्स भी अलग अलग होते जा रहे हैं. इसमें ये बोला जा रहा है कि एक ही ब्लैंड कल्चर हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है. जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है जिस वजह से लोगों को डर है कि हर जगह एक ही कल्चर हो जाएगा, वो एक बेसलेस बात है. इस चीज़ को रद्द कर दी गई है फैक्ट्स के थ्रू भी, डेटाज के थ्रू भी और सोशोलॉजिस्ट के लफ्ज़ों के थ्रू भी. It is more likely that as cultures interact, they will continue to adapt and change while maintaining their own unique characteristics. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे कल्चर्स इंटरेक्ट होंगे, एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलेगा, वैसे वैसे थोड़ा सा चेंजेस आएगा उस कल्चर में. और चेंज तो आएगा, लेकिन एक कल्चर अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी खूबी को ख़त्म नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज़ इट. चलो, थैंक यू.